Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. So beta, I welcome you all to a very small but interesting and important lecture of errors in measurement. यानी कि जो कुछ भी बेटा measurements हम करते हैं, right, physical quantities को, भौतिक राशियों को नापने में जो गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, बेटा मैं उनकी बात करने जा रहा हूं. ठीक है, तो छोटा सा लेक्चर है, थोड़ा पेशेंस के साथ आराम से प्यार से हंसते खेलते समझना है. एंड आई एम श्योर कि आप इसको करने के बाद सारे सवाल लगा लोगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. हमेशा की तरह बेटा यही बोलूंगा, प्लीज टेक आउट योर नोट्स कॉपीज, बढ़िया से नोट्स बनाओ, अच्छे से समझते हुए एक एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन करो. जहां कुछ लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बादल बना लो, नोट बना लो एंड अकॉर्डिंगली लेक्चर को लेके चलना. बिल्कुल क्लास की तरह अटेंड करना, तभी मजा आएगा बेटा पढ़ने का. कनेक्ट बना रहना चाहिए. ठीक है, राइट, लेट्स स्टार्ट. तो बेटा देखो, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एरर क्या होता है. व्हाट इज बेसिकली एन एरर, राइट. एरर को बेटा हिंदी में त्रुटि कहते हैं, करेक्ट. तो एरर का मतलब है कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो, किसी भौतिक राशि को नापते हो, करेक्ट, तो बेटा उसको मेजर करने पे कोई वैल्यू निकल के आती है. जैसा कि मान लो मेरे पास कोई एक बॉडी है और मैंने इसका मास मेजर किया और ये निकल करके कितना आ गया, बोले सर 5 किलोग्राम आ गया. मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू 5 kg थी. लेकिन लेट से मेरा ध्यान नहीं था और मैंने ठीक से मेजर नहीं किया, और जब ठीक से मेजर नहीं किया तो क्या की, गलती की, एरर की, मिस्टेक की, और मैंने इसको मेजर कर लिया बेटा 5.1, या मैंने इसको मेजर कर लिया कितना 4.9. यानी जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे ज्यादा या कम, मतलब उसको क्या कर दिया, डेविएट कर दिया, उसमें कुछ विचलन ले आया बेटा, राइट. तो बेटा यही जो डेविएशन होता है, देखो लिखा है क्लियरली, डेविएशन इन द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. किसी भौतिक राशि को नापते वक्त बेटा जो भी उसमें विचलन होगा, राइट, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज एरर. उसी को त्रुटि कहते हैं. बोले ठीक है सर, ये बात समझ आ गई. मतलब कुल मिलाकर के एरर की कहानी क्या हो गई, बोले एरर की कहानी बस इतनी सी हो गई कि कोई फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करोगे तो जो कुछ उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे जो भी डेविएशन आएगा उसी को हम एरर कह देंगे. बोले सर मैथमेटिकली तो समझाओ, सवाल तो उसी पे बनेगा. मैंने कहा हाँ बेटा बहुत बढ़िया बात, सही बात कह रहे हो तुम, तो मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ. देखो मैथमेटिकली बेटा जब आप एरर की बात करते हो तो एरर को देखो क्या लिखते हैं. एरर को हम लिखते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, राइट, माइनस ट्रू वैल्यू. आप बोले कि सर इसका मतलब, बेटा एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू को मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू. आप इसको चाहो तो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको चाहो तो बेटा आप लिख सकते हो मेजर्ड वैल्यू, है ना, जो मेजर की जाती है. माइनस ट्रू वैल्यू मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, करेक्ट. और बेटा इसी डिफरेंस को इफेक्टिवली हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, एरर कह देते हैं मैथमेटिकली. बोले ठीक है सर, यहां तक भी बात समझ आ गई. मैंने कहा अभी सुनो, काम की बात और है. काम की बात ये है बेटा कि इसके अंदर दो चीजें निकल के आती हैं. बोले सर कौन सी. मैंने कहा बेटा ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये तो ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, और ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटा ये तो ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है. बोले हाँ सर बिल्कुल हो सकती है. तो अगर ये ज्यादा होती है तो ये पॉजिटिव आता है, यानी तब हम एरर को बोलेंगे पॉजिटिव एरर. लेकिन अगर ये वैल्यू कम होती है तो फिर ये क्या करता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि भाई ये कम हो गई तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. नेगेटिव आएगा तो ये एरर क्या बन जाएगा, नेगेटिव. समझ गए. तो एरर क्या हुआ, डेविएशन या विचलन किसमें बेटा, जो भी मेजरमेंट हो रही है फिजिकल क्वांटिटी की, करेक्ट. और अगर बात करें कितने तरह का होता है बेटा, दो तरह का होता है, राइट. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. अगर एक्सपेरिमेंटल ट्रू से ज्यादा तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव. तो बेटा ये बिल्कुल बेसिक है कि एरर होता क्या है और मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं. ठीक है, त्रुटि जिसे कहते हैं हम. ठीक है, तो इसे कॉपी करो, समझो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालो, और अगर समझ आ गया हो तो आगे बढ़ो. ठीक है, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं. देखो ये स्पेसिफिकली बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, तो कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं, स्कूल्स वगैरह में भी पूछते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें कवर करने की. तो मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा टाइप्स ऑफ एरर, कितने प्रकार की त्रुटियां होती है, राइट, टाइप्स ऑफ एरर. तो जब हम टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं, देखो अच्छे से समझता, है ना, तो होते तो 3 टाइप के हैं, है ना, 3 टाइप के हैं. कौन कौन से टाइप के मैं बताता हूँ बेटा. एक अपने पास होते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है. एक अपने पास क्या होता है बेटा, रैंडम एरर, करेक्ट. और एक अपने पास क्या होता है बेटा, ब्लंडर्स होते हैं, ब्लंडर्स.
करेक्ट। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी में एरर्स को डिवाइड किया जाता है। अगर हम ब्लंडर्स की बात करें तो बेटा ये ऐसा है कि अनकंट्रोल्ड होते हैं, और अगर आप देखोगे ना, जैसे हमने लिखा है बाय केयरलेसनेस, अननेसेसरी कुछ टाइप के एक्सीडेंट्स हो गए, है ना। आप एक मेजरमेंट कर रहे हो किसी लिक्विड का, है ना, और आपने गलती से वो लिक्विड ही फैला दिया, तो अगर वो गिर गया तो उस तरह के एरर्स हो गए। आप किसी इंस्ट्रूमेंट से करो, इंस्ट्रूमेंट ही टूट गया, तो इन्हें ब्लंडर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसको तो अपने को ज्यादा काम का ये है नहीं, बस पता होना चाहिए। ज्यादा जो काम का है बेटा वो है अपना सिस्टमैटिक। आप बोलोगे सर सिस्टमैटिक एरर क्या होता है ना, सिस्टमैटिक त्रुटि क्या होती है। मैं कह रहा हूं बेटा नाम देखो ना, नाम से सारी चीजें समझ में आएंगी। सिस्टमैटिक जो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। बोले सर सिस्टम को फॉलो करने का मतलब, मैंने कहा बेटा जो हर समय एक समान होते हैं। बोले मतलब या तो हमेशा पॉजिटिव या तो हमेशा नेगेटिव, मतलब वैसे एरर्स जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, विच टेंड टू हैपन इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो हमेशा ही या तो पॉजिटिव 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 चलता जाएगा, या तो हमेशा ही नेगेटिव 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 चलता जाएगा। बोले सर इसका मतलब ये कि सिस्टमैटिक एरर्स वो हो गए जो या तो ऑलवेज पॉजिटिव और या तो ऑलवेज नेगेटिव होते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही, यही कहना चाह रहा था। समझ गए बात को, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या तो हमेशा ही ट्रू से ज्यादा आनी चाहिए या तो हमेशा ही ट्रू से कम आनी चाहिए। बोले ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो या तो ऑलवेज पॉजिटिव या तो ऑलवेज नेगेटिव, यहां लिख देता हूं, और ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। फिर आप बोलोगे कि ठीक है सर ये समझ आ गया सिस्टमैटिक, अब ये और भी टाइप के हो सकते हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। देखो मैंने यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई भी किया है कि और भी टाइप्स के होते हैं। बोले कौन से टाइप्स के होते हैं, तो मैंने कहा बेटा एक होते हैं एनवायरमेंटल, कुछ होते हैं बेटा ऑब्जर्वेशनल, कुछ होते हैं इंस्ट्रूमेंटल, और कुछ क्या होते हैं बेटा थ्योरेटिकल। ये अलग अलग टाइप के। अब बोलोगे सर इनमें क्या मतलब है, इनका क्या मतलब निकल के आता है, मैं समझाता हूँ बेटा। जब आप इंस्ट्रूमेंटल की बात कर रहे हो, देखो नाम से ही पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंटल किस लिए होता है बेटा, जब आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी हो, करेक्ट। यानी कि इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट, यानी जिससे आप नाप रहे हो, अगर वो इंस्ट्रूमेंट वो उपकरण ही खराब है तो फिर आप क्या बोलोगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। मतलब बिकॉज ऑफ एरर इन इंस्ट्रूमेंट। बोले ठीक है सर, बात समझ आ गई। अच्छा दूसरा होता है बेटा एक, है ना, ध्यान से सुनना, जिसे हम क्या कहते हैं, थियोरेटिकली कहते हैं, थियोरेटिकल एरर्स। थियोरेटिकल एरर का मतलब क्या है कि बेटा देखो, व्हेन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज फ्लॉड दस क्रिएटिंग इनएक्यूरेसी इन एक्सपेरिमेंटल, मतलब जब आप प्रोसीजर ही गलत करते हो, यानी कि आप कह सकते हो इम्परफेक्शन इन टेक्निक। जब आपकी टेक्निक में ही गड़बड़ी हो तो उसे या तो थियोरेटिकल या फिर इम्परफेक्शन इन टेक्निक कह सकते हैं। समझ गए। तो एक हो गया बेटा आपका इम्परफेक्शन इन टेक्निक, जब गलत टेक्निक इस्तेमाल कर ली। एक हो गया आपके इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ी है, उसको इंस्ट्रूमेंटल बोल दिया। एक बेटा अपने पास होता है ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल एरर्स असल में बेटा पर्सनल एरर कहा जाता है। इसे दूसरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, पर्सनल एरर। मतलब ये ऐसे एरर हैं जो आपकी खुद की नादानी की वजह से या आपकी केयरलेसनेस की वजह से होता है ना, पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, खुद की रॉन्ग हैबिट्स की वजह से होता है, करेक्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर। जब जैसे कि ऑब्जर्वर ने ठीक से रीडिंग ही मेजर नहीं करी तो ये किस में आ जाएगा, पर्सनल एरर में आ जाएगा। और बेटा लास्ट जो एनवायरमेंटल है ना, ये देखो अपने कंट्रोल के बाहर है। एनवायरमेंटल का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, है ना, कभी बारिश मौसम हो रहा है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो उस तरह के जो चेंजेस हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एनवायरमेंटल। उनकी वजह से जो एरर्स आते हैं, करेक्ट। और बेटा अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सिस्टमैटिक की, तो सिस्टमैटिक मतलब जो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव। सिस्टमैटिक में थियोरेटिकल का मतलब जब आपकी टेक्निक में गड़बड़ हो, इंस्ट्रूमेंटल जब आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल जब आप पर्सनली कोई रॉन्ग हैबिट फॉलो करते हो, राइट, उसकी वजह से। और बेटा एनवायरमेंटल मतलब जो एनवायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आते हैं उनकी वजह से। इसके अलावा बेटा एक होता है रैंडम एरर। ये तो नाम से ही पता चल गया होगा, रैंडम मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। बोले सर कोई सिस्टम ही नहीं है मतलब ये कि ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, अपने मन का मर्जी का मालिक है, जैसे उसे ठीक लगता है वैसे हो जाता है, यानी कि इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं फॉलो होता, राइट। कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। बोले ठीक है सर, और फिर क्या इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, तो भाई इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि ये ना अपने कंट्रोल के बियॉन्ड है,
हम इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि इसको कैसे कम किया जाए, स्पेसिफिकली रोक नहीं सकते, बियॉन्ड कंट्रोल, है ना। इनमें बेटा एनवायरमेंटल भी आते हैं। मान लो आप सुबह सुबह आए, है ना, और आपने सुबह सुबह क्या गर्मी हो रही है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है और एकदम से बर्फबारी होने लगी, कैसे हो रही है हमें नहीं पता, हो गई, ठीक है, तो एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा ना बेटा, एकदम से तापमान गिर जाएगा। तो ऐसे जो फ्लक्चुएशंस आ गए, ये कैसे होता है, रैंडम। भाई बारिश आपकी कंट्रोल पे थोड़ी है, स्नोफॉल आपकी कंट्रोल पे थोड़ी है, उस तरह के प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो ऑब्जर्वेशनल का मतलब ये कि आपका दोस्त है पड़ोस में, आपने कोई टाइट्रेशन कर रहे हो मान लो, है ना, 2 बूंद गिरानी थी, आपने 2 बूंद गिराई, इधर देखा उसने 5 बूंद और गिरा दी, तो आपका तो एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो गया ना, अभी आपके कंट्रोल के बाहर की चीज है। तो ये इस तरह के जो एरर्स होते हैं ना बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रैंडम एरर्स, रैंडम, ये कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते। बोले ठीक है सर, और सवाल कैसे आता है इस पे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेगा कि भाई हमें तो बस ये बता दो कि ये जो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, कॉपी नहीं किया था क्या, ये लो, ठीक है, तो एक बार चाहो तो इसको कॉपी कर लो। फिर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं जिसपे न्यूमेरिकल बनता है ऑन दिस, जो 90% बच्चा छोड़ के आता है, ठीक है, तो इसे कॉपी कर लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो जैसा कि मैंने कहा था बेटा कि एरर के ऊपर, टाइप्स ऑफ एरर पे जो न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है बेटा हाउ टू रिड्यूस द एरर, रिड्यूस एरर, यानी एरर को कैसे कम किया जाए। तो बेटा देखो, जब आप सिस्टमैटिक की बात करते हो तो सिस्टमैटिक को कम करने का एक तरीका है, आप बढ़िया इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करो, ठीक, ढंग से रीडिंग लो, करेक्ट पर्सनल जो रॉन्ग हैबिट्स है उनको ठीक कर लो, है ना, और एनवायरनमेंट का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। यानी सिस्टमैटिक एरर को ठीक करने का तरीका है कि जो 4 दिक्कतें थी ना उन्हें ठीक कर लो। बोले ठीक, इतनी बात सही है। और जब हम बात करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं रैंडम एरर्स की, तो बेटा रैंडम एरर को ठीक करने का कोई एज सच मेथड नहीं है। आप बस इतना कर सकते हो, आप बस इतना कर सकते हो कि नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा सकते हो। बोले सर नंबर ऑफ रीडिंग्स मतलब ऐसे समझो बेटा कि अगर आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो आप एक की जगह 10 बार कर दो, 10 बार कर दोगे तो ये जो रैंडम एरर हो रहे थे ना, इनके होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और जब एवरेज लोगे तो ये एरर कम हो जाएगा। तो यानी कि रैंडम एरर को अगर मैं कम करना चाहता हूं बेटा, तो मुझे नंबर ऑफ रीडिंग्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा गुना नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ाओगे उतना गुना रैंडम एरर कम हो जाता है। इस पे फट से न्यूमेरिकल बनता है। कैसे न्यूमेरिकल? ऐसे बनता है बेटा, ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल ऐसे बनता है कि भाई आपसे बोलेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस या रीडिंग एक ही बात है ना, इसे कितना कर दिया गया, इसे 10 टाइम्स बढ़ा दिया गया, 10 टाइम्स। तो बताओ रैंडम एरर पे क्या असर होगा? तो बेटा रैंडम एरर जो होगा ये बन जाएगा 1/10 टाइम्स। ये 1/10 टाइम्स हो गया। अब जब ये 1/10 टाइम्स हो गया तो हो सकता है कि पूछ ले कि इसमें कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं है बेटा, परसेंटेज चेंज जब निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। तो फाइनली कितना हो चुका है, मान लो पहले x था तो अब तो x/10 हो गया, x/10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x, और बेटा इसको किससे गुणा कर दो, 100 से। तो क्या ये परसेंटेज एरर आ जाएगा? तो कुल मिला के आ जाएगा कि परसेंटेज चेंज कितना आया, किसके अंदर, रैंडम एरर के अंदर। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अभी तक जो पढ़ाया है उसके ऊपर यही पहला न्यूमेरिकल बनता है जो ज्यादातर बच्चा ध्यान नहीं देता है। तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस, राइट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने टाइम्स हो जाती है, रैंडम एरर उतने टाइम्स कम हो जाता है। या ये कह लो कि रैंडम एरर को कम करने का क्या तरीका है, उसको कम करने का तरीका है कि आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा दो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि इसमें एरर को कैसे, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो आपको बोलेगा पहले एरर x रहा होगा, अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 गुना बढ़ा दी, तो बताओ एरर में कितना चेंज आएगा। तो आपने कहा भाई x/10 तो हो गया फाइनल, माइनस x था इनिशियल, बाय इनिशियल इंटू 100, परसेंटेज चेंज निकल गया। बोले ठीक है सर। यानी कि आप प्लीज इस चीज पे ध्यान दो, इसे अपनी लैंग्वेज में लिखो, अच्छे से नोट बना के लिखो, जिस तरीके से आपको लगता है कि आप याद रख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, वो चीज कर लेना, क्योंकि अभी तक के पार्ट में ये इंपॉर्टेंट था, राइट, ओके, थैंक यू। अब इसे कॉपी करो, समझो, लिखो, नहीं समझ आया दोबारा देखो, और मैं बढ़ता हूं आगे लेक्चर के साथ। देखो बेटा,
अब मैं बात करने जा रहा हूं एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर की, ठीक है। तो इसे प्लीज थोड़ा आराम से समझना, है ना, क्योंकि मैथमेटिकली अब आपका बेस तैयार होने जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से समझना है। तो हमने कहा कि भाई अगर मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? एब्सोल्यूट, परसेंटेज एंड रिलेटिव एरर। ये है क्या? तो उसके लिए देखो हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ, हड़बड़ी कोई नहीं करनी है। ठीक, हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा चीजें लिखते हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक, अब देखो सर, तो मैंने क्या कहा कि भाई हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ रीडिंग्स निकालते हैं, A1, A2, A3, ठीक है। एक ही बार में समझाऊंगा बेटा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आप खुद से करोगे, तो ध्यान से सुनना। A1, A2, A3 तीन रीडिंग ले ली, हो सकता है 3000 ले लो, मैंने 3 ले ली। बोले ठीक है बेटा, ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। बोले ठीक है सर। अब मैंने कहा कि भाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के मुझे निकालनी थी ट्रू वैल्यू। अब बोलोगे सर क्यों, क्वेश्चन में नहीं देगा क्या? बेटा 99% तो दे देगा, बट कभी कभी नहीं भी देता है। तो नहीं देता है तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे उसकी? ट्रू वैल्यू का मतलब हो जाता है एवरेज वैल्यू। तो आप क्या करोगे, इन तीनों का लोगे एवरेज, यानी समेशन ऑफ ए। मैं एक काम करता हूँ ना, डायरेक्ट कर ही देता हूँ। इसका मतलब ये कि A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई 3, बेटा ये क्या निकल के आ गया? ए मीन निकल के आ गया। समझ गए? एवरेज निकल के आ गया। किसका? इन तीनों का एवरेज निकल के आ गया। और ये जो एवरेज निकल के आया ना बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू। कुछ भी नहीं बोला गया है तो एवरेज को ही ट्रू वैल्यू बोल दोगे। दे रखी है, बहुत अच्छी बात। नहीं दे रखी है तो एवरेज लो, उसी को ट्रू वैल्यू मान लो। बोले ठीक है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, सुनते जाओ अच्छे से। अब मैंने क्या किया, यहां लिख दी ट्रू वैल्यू। भाई जब निकाल लिया तो लिखने में क्या बुराई है? AM, AM, AM। बोले ठीक है सर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। मैं लिखने जा रहा हूं एब्सोल्यूट एरर। बोले सर एब्सोल्यूट एरर? मैंने कहा यस। देखो एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखते हैं बेटा, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है डेल्टा ए। डेल्टा ए, अगर आप जनरलाइज टर्म में लिखना चाहते हो तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ? डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मैं इतना भी हेल्प कर देता हूं आपका, मैं लिख देता हूं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये लो, समझ गए बात को बेटा? अब यहां से एक्सपेरिमेंटल क्या है आपके पास? A1 माइनस ट्रू वैल्यू क्या थी? AM। ये डेल्टा A1 आ गई, यानी एब्सोल्यूट एरर इन 1 आ गया। ये एब्सोल्यूट एरर किसके अंदर आया? 1 के अंदर आ गया। करेक्ट। इसी तरह से बेटा जब मैं डेल्टा A2 की बात करता हूं तो डेल्टा A2 क्या निकल के आएगा? डेल्टा A2 निकल के आएगा बेटा A2 माइनस AM। बोले सर ये क्या निकाल दिया आपने? एब्सोल्यूट एरर इन 2 निकाल दिया, एब्सोल्यूट एरर इन 2। इसी तरह से बेटा क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा A3, ये निकलता है बेटा A3 माइनस AM, यानी एब्सोल्यूट एरर इन 3। यानी आपने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, तीनों रीडिंग का अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। बोले ठीक है सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा बहुत बढ़िया, पक्का ना? बोले हाँ सर पक्का। इसके बाद अब हमने क्या किया? इसके बाद हमने क्या किया बेटा, हमने इन तीनों का मीन ले लिया। बोले सर मीन ले लिया मतलब मैंने निकाला डेल्टा AM। बोले सर डेल्टा AM मतलब, इसका मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। अरे भाई नाम से नहीं समझ आ रहा क्या कि जब आप एरर्स का मीन ले रहे हो तो उसे बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर? बोले हाँ सर, मतलब औसत। किसका औसत बेटा? एब्सोल्यूट एरर्स का औसत। बोले ठीक। इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? देखो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3। अब बोले इतना दूर दूर क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा मुझे सब पे क्या लगाना पड़ेगा? मॉड लगाना पड़ेगा, और तब इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा? एवरेज। समझे मेरी बात को? अगर मैंने मॉड नहीं लगाया और डायरेक्टली एवरेज ले लिया बेटा तो हमेशा आंसर 0 निकल के आ जाएगा। समझे बात को? तो जब आप ये मीन एब्सोल्यूट एरर लिखते हो ना, तो मीन एब्सोल्यूट एरर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये जो तीनों क्वांटिटीज थी, है ना, तीनों जो एरर निकल के आए थे, इन तीनों के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण को जोड़ करके उसका एवरेज या औसत लेना पड़ेगा। यानी यहां से आपके पास आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर।
बोले ठीक है सर, मतलब अब तक देखो क्या क्या निकाल चुके हैं। ये आपको दिया हुआ था, इनका एवरेज औसत लिया तो मीन वैल्यू को ही क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू, वो लिखा। फिर तीनों के अंदर एब्सोल्यूट एरर निकाला और तीनों का मीन लेके मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हमको बात समझ आ गई है। उनका वेरी गुड। अब देखो इनमें एक टॉपिक तो कवर कर चुके हैं, एब्सोल्यूट। ठीक, एब्सोल्यूट का मतलब तो सिर्फ क्या हो गया बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अलग अलग में निकालोगे तो A1 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 आ जाएगा, और अगर पूरे का निकालना है तो एवरेज निकाल दिया। बोले यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ये जो दूसरा चीज था ना बेटा, रिलेटिव और परसेंटेज एरर, देखो कितना आसान है। जब हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो बेटा रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल्टा AM अपॉन AM। बोलोगे सर ये क्या लिखा आपने, मैंने कहा मैं लिखता हूं दोबारा से, देखो मैंने क्या लिखा। मैंने कहा बेटा डेल्टा AM मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय AM मतलब ट्रू वैल्यू। यानी ये असल में क्या होता है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। और बेटा इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं रिलेटिव एरर। बोले ठीक है, इसलिए बेटा ये डेल्टा AM निकालना जरूरी है, इसलिए बेटा ये AM निकालना जरूरी है। जब इनको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर मिलेगा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। उनका बहुत बढ़िया बेटा। इसी तरह से बेटा एक अपने पास निकल के आएगा परसेंटेज एरर। अब बात आती है परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। तो बेटा परसेंटेज एरर के लिए मैं कह रहा हूं कुछ नहीं करना, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू परसेंटेज एरर। बोलेगे सर बस इतनी सी बात, मैंने कहा बस इतनी सी बात। यानी रिलेटिव एरर निकालना आता है डेल्टा AM अपॉन AM, उसी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से गुणा कर दो। जैसे ही 100 से गुणा करोगे बेटा आपको क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज एरर या परसेंटेज त्रुटि निकल के आ जाएगी। आई होप बेटा ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। देखो ये पार्ट थोड़ा लेंदी है, आई नो, है ना, बट इस पार्ट में ऑलमोस्ट पूरा पार्ट कवर हो गया। अब इसके बाद बस बेसिक एप्लीकेशन पार्ट बाकी है। तो अपने को ऐसे समझना है कि एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगर एक से ज्यादा रीडिंग है तो सबका क्या ले लेंगे, एवरेज, उसे क्या बोल देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर या औसत त्रुटि। ठीक, इसके अलावा अगर रिलेटिव एरर चाहिए होगा तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, यानी डेल्टा AM बटा AM। ठीक, उसी को 100 से गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। क्लियर। तो एक बार अच्छे से समझ के इस पार्ट को लिख लो, अपनी लैंग्वेज में जॉट डाउन कर लो, पॉइंट्स बना लो, और जब पूरा कवर हो जाए बेटा, है ना, तभी आगे बढ़ना। कवर हो जाए मतलब जब समझ आ जाए। तो अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए एक बार और देखो, जब पूरा समझ आ जाए फिर बढ़िया ठंडा पानी पियो, ठीक है, ताकि दिमाग तुम्हारा काम करना शुरू कर दे, और फिर आगे बढ़ना बेटा, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको स्पेस दे रहा हूं, आप प्लीज यही वीडियो को पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, पूरा कॉपी कर लो। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा, अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल किसका, एग्जाम्पल जो अभी दिया था, है ना, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देंगे फटाफट से। पहले मैं एग्जाम्पल देके आपको करने के लिए टाइम दूंगा, आप करना, फिर चेक करना कि आपका सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अच्छे समझो बेटा। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास लेट से टाइम पीरियड मेजर करते हैं, और टाइम पीरियड जब मेजर करते हैं तो एक बार निकलता है 2.1, एक बार निकलता है 2.0, एक बार निकलता है 1.9, तीन वैल्यूज निकल के आ गए। ठीक है, और हमें ये बोला गया कि भाई इसमें स्ट्रेट अवे हमें क्या बताना है, परसेंटेज एरर बताना है इन T। ये इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ये वाली 2.1, 2.0, 1.9। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया है, राइट, कि आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है, किसकी, टाइम पीरियड की, राइट, 2 दे रखा है, 2.1 दे रखा है, 1.9 दे रखा है, आपको इसमें परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है बेटा, ब्लू बॉक्स के अंदर। तो आप प्लीज यहीं पे वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आपसे पूरा सॉल्व हो जाए उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना बेटा, तभी मजा भी आएगा। ठीक है, और मैं फटाफट मीनवाइल इसका आंसर निकाल के देता हूँ। ठीक है, तो आप पॉज करके सॉल्व करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू के लिए मुझे इसका एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज लूंगा तो निकल के आएगा 2.0। भाई तीनों को ऐड करोगे तो 6/3 कितना आता है, 2। यानी कि मीन वैल्यू जो निकल के आई वो 2.0 निकल के आई, यानी कि मीन मतलब ट्रू वैल्यू 2.0, 2.0, 2.0। बोले ठीक। इसके बाद निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। पहले में निकालेंगे तो आएगा +0.1, करेक्ट। दूसरे में निकालेंगे तो आएगा 0,
तीसरे में निकालेंगे आएगा तो -0.1। बेटा आप ध्यान से देखो, अगर तीनों का एवरेज ले लोगे तो देखो कितना निकल के आ रहा है, 0। ये चीज मैं कह रहा था कि आपको हमेशा इनके मैग्नीट्यूड का मीन लेना है, परिमाण का। तो जब मैग्नीट्यूड का मीन लोगे तो बेटा ये निकल के आएगा 0.2/3। आई होप सब समझ रहे हो। 0.1 इसका मैग्नीट्यूड 0.1, दोनों ऐड होगा 0.2 डिवाइडेड बाय कितना, 3। और बेटा इसे कह देंगे डेल्टा ए मीन। तो इफेक्टिवली डेल्टा ए मीन निकल के आ गया और इफेक्टिवली ए मीन निकल के आ गया। अब तो कहानी खत्म, बचा ही कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें बोला गया था परसेंटेज एरर। बेटा परसेंटेज एरर निकालना तो हलवा है, हलवा समझते हो, हलवा बोले सर समझते सर, खाते भी हैं, मैं बहुत बढ़िया। तो परसेंटेज एरर होता है बेटा डेल्टा ए एम, करेक्ट, डिवाइडेड बाय ए एम मल्टीप्लाइड कितना, 100। क्या 100, ठीक है। डेल्टा एम कितना आ गया, 0.2 डिवाइडेड बाय 3। ए एम कितना आ गया, 2 इंटू कितना कर दिया, 100। अपने आप देखो बेटा यहां से क्या निकल के आएगा, कुछ निकल के आएगा, और तुम बैठ के कैलकुलेट करते रहना। समझ गए बात को। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये स्कूल के लिए 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटर वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो, समझो, और जब कंप्लीट हो जाए तो आगे बढ़ने का है। राइट, लेट्स स्टार्ट। मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, एरर इन केस ऑफ एडिशन। देखो बेटा अब ना अपनी एनर्जी, ऊर्जा को वापस लेके आया जाए। ठीक है, आई नो आप थोड़ा थक गए होंगे, बट अपने को एनर्जी चाहिए, क्योंकि अब ना इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग खोल के, सही दिमाग के दरवाजे खोल के और तब सुनना है। राइट, तो बढ़िया ठंडा पानी पी लो और फिर स्टार्ट करना। हम बात करने जा रहे हैं बेटा एरर इन केस ऑफ एडिशन। बेटा एडिशन का मतलब होता है जोड़, ठीक है। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, घटाना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है अरे गुणा करना, और बेटा डिवीजन मतलब भाग देना। ये चार अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अपने को इन चारों को एरर्स में अप्लाई करना। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ आपको बेसिक बात बतानी पड़ेगी। आपका मन हो या ना हो सुनने का, आपको सुनना ही पड़ेगा। वो बेसिक बात ये होती है कि कभी अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसे आप ऐसे नहीं लिखते। जब एरर्स की बात करते हैं बेटा तो उसे आप लिखते हो ऐसे, यानी कोई अगर अपने पास a कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसे लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए। अब आप बोलोगे सर ये क्या भला है, मैं क्या समझाता हूं। यहां पे a का मतलब निकल के आता है ट्रू वैल्यू, यहां पे डेल्टा a का मतलब निकल के आता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट त्रुटि। बोले ठीक है सर, यानी कि अगर मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है तो आप उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर लिखते हो। ठीक है, दिस इज द नोटेशन, ऐसे लिखा जाता है। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर इसका मतलब अगर कभी b को लिखना पड़ा तो क्या मैं b प्लस माइनस डेल्टा b लिखना चाहिए क्या? मैंने कहा बिल्कुल लिखना चाहिए बेटा, बिल्कुल लिखना चाहिए, सही बोल रहे हो एकदम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं z, है ना। आप बोलोगे सर ये z कहां से आ गया? मैंने कहा बेटा z है a प्लस बी। अरे अभी तो ऊपर बात की है, एडिशन की बात करना चाह रहे हैं, तो एडिशन की बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। बोले किसको? बोले किसी को जोड़ दो, हमें और b को जोड़ रहे हैं। बोले ठीक, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, a और b दोनों को जोड़ दे रहा हूं। जब दोनों को जोड़ रहा हूं तो देख रहा हूं अब एरर में कैसे काम होगा। ठीक है, तो ये जो z है ना, ये z, ये इफेक्टिवली ये z भी कैसा लिखा आना चाहिए? लिखा होना चाहिए था z प्लस माइनस डेल्टा z। बोले सर बिल्कुल 100% लिखा होना चाहिए था। अब देखो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, आराम से समझना। ठीक, हमने बोला भाई z इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक, मैं चाहूं तो z की जगह सीधे सीधे क्या डाल दूंगा? z प्लस माइनस डेल्टा z, a की जगह a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो z में तो कोई दिक्कत नहीं है, z तो a प्लस b रहेगा। जब आप डेल्टा z की बात करोगे तो बेटा ये प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, इसका ना मैं डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूं बेटा, प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरीके से करेंगे। यानी इफेक्टिवली अगर हम देखेंगे बेटा तो जो कुछ भी एरर्स हो रहा है ना, जो कुछ भी एरर्स होता है उसके बाद ऐसा कुछ निकल के आता है। बोले ऐसा कुछ, यानी z तो a प्लस बी है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो डेल्टा z है उसमें प्लस माइनस आता है। और फिर इसके बाद एक कहानी निकल करके आती है, और वो कहानी ये कहती है कि भाई हमें एरर्स नहीं चाहिए, हमें तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए। जब भी क्वेश्चन में पढ़ोगे ये लैंग्वेज मिलेगी, ये लैंग्वेज। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर मतलब अधिकतम त्रुटि जो हो सकती है बेटा, अधिकतम संभव त्रुटि, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है बेटा, इसमें आप सब का प्लस ले लो, तो ये बनेगा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। आई होप बेटा ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब कहने का ये कि जब आप दो चीजों को जोड़ोगे तो उनकी ट्रू वैल्यू भी जुड़ जाएंगी और उनके एरर भी जुड़ जाएंगे। बोले सर इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैंने कहा मुझे भी पता है कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, धीरे धीरे ये बातें बड़ी होने लग जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि एडिशन करते वक्त जो ट्रू वैल्यू है वो भी जुड़ती है और जो एरर्स है वो भी जुड़ जाता है। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं आपको। देखो, आप पहले कॉपी कर लो इतने पार्ट को एक बार कॉपी करो वीडियो पॉज करके, फिर मैं इसका एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स होगा बेटा, अच्छे से समझना है, राइट। मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने एक एग्जांपल जो लिया बेटा, उस एग्जांपल में मैं कह रहा हूं कि एग्जांपल बस इतना सा कह रहा है। जब एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि भाई लेट से मेरे पास लेंथ है, किसी की लंबाई है लेंथ, और ये दे रखी है बेटा 2 + -0.02, बोला ठीक, 0.2, और विथ जो दे रखी है बेटा 1 ± -0.1 दे रखी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आपसे बोला है कि भाई मुझे तो L + B बता दो, L + B। तो जब L + B करेंगे तो 2 + 1 कितना होता है 3, प्लस माइनस इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 0.3। बस इतनी सी कहानी है, ये 5th क्लास का बच्चा भी कर सकता है बेटा, समझ गए। तो एरर्स के एडिशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, पर जानना जरूरी है, इसलिए बता दिया। तो आई एम श्योर आपको क्लियर होगा। ये एग्जांपल लिख लेना प्लीज, हल्के में मत लेना। ये मत सोचना कि सर ये क्या ही इतना इजी बात चल रहा है। मैंने कहा मुझे भी पता है इजी, पर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा और इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो प्लीज इतना पार्ट कॉपी करो और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, अब मैं बात कर रहा हूं सब्सट्रैक्शन। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, सुनना ध्यान से। तो जब सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास ऑलरेडी a b z तीनों था, तो मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं z की। z क्या चाहिए मुझे, a - b। तो जब मैं सब्सट्रैक्शन यानी घटाने की बात कर रहा हूं तो z बिल्कुल जो उसकी ट्रू वैल्यू होगी z की, है ना, वो किसके बराबर होगी, जो उनकी ट्रू वैल्यू का सब्सट्रैक्शन या घटाना होगा। ठीक, यानी कि a - b के बराबर। लेकिन जब मैं डेल्टा z की बात करूंगा तो यहां दिमाग से सुनना, ये आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। करेक्ट, ऑफ कोर्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स। यानी कि आप एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन, ये जो एरर्स हैं ये जुड़ते ही जुड़ते हैं। आपकी गलतियां चाहे अच्छी हो या बुरी, गलतियां होती बेटा, वो जुड़ जाते हैं, समझ गए। तो गलतियां मत करो, है ना, गलतियां कम से कम करो। ठीक है, अंडरस्टूड माई पॉइंट। क्लियर, किस टाइप की उससे फर्क नहीं पड़ता, गलती राइट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इसका एक एग्जांपल भी साथी के साथ उठा लेते हैं और वही पुराना एग्जांपल लेते हैं। भाई लेंथ बराबर 2 ± 0.2, विथ बराबर 1 ± 0.1। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें L - B चाहिए। तो L - B चाहिए तो ट्रू में तो माइनस ही करना पड़ेगा। देखो a - b, यानी ये a था ये b था, मान लो तो 2 - 1, करेक्ट। लेकिन जहां तक बेटा बात एरर्स की आती है वो अभी भी जुड़ते हैं। तो 0.2 + 0.1 यानी ये कितना निकल के आएगा 0.3, यानी 1 ± -0.3। समझिए बात को बेटा, बस मैं ये बताना चाह रहा था। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यही फर्क है कि ट्रू वैल्यू तो नॉर्मली जैसे ऐड करते हो वैसे ही करोगे, है ना, सब्सट्रैक्शन में भी वैसे ही करोगे। लेकिन जो एरर्स होता है वो हमेशा जुड़ जाता है, चाहे एडिशन की बात हो चाहे सब्सट्रैक्शन, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा अगर ये पार्ट समझ आ गया तो वीडियो को पॉज करके इतना पार्ट लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो। हम बढ़ते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन पे। किस पे बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पे। थक गए क्या, मैं भी थक गया। ठीक है, चलो देखो, है ना बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की।
जहां तक मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, वापस से सिर्फ फॉर्मूले की बात करूंगा, डेरिवेशन की पार्ट की बात नहीं करूंगा। तो मैंने कहा फिर से मेरे पास वही ए वाली कहानी, a इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, b इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और जो z आएगा वो z मेरे पास होगा z प्लस माइनस डेल्टा z, ऐसा कुछ। और अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा जब z की, तो मैं ये कह दे रहा हूं कि भाई ये z जो है, ये z अब की बार क्या होगा, a इंटू बी, यानी मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं। तो ट्रू वैल्यू में तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लोगे, सारी कहानी आके अटक जाती है बेटा एरर्स पे। देखो कैसे निकालते हैं एरर्स के लिए बेटा, जब आपके पास z a इंटू बी है, तो आप यहां से लिखो डेल्टा z बाय z, मैक्सिमम पॉसिबल की बात कर रहे हैं, बराबर डेल्टा a बाय a, बोले ठीक है सर, प्लस डेल्टा b बाय b। यानी कि आपने बेटा इफेक्टिवली किया क्या, आपने इफेक्टिवली, है ना, आपने इफेक्टिवली बेटा सिर्फ इसको तोड़ दिया। यानी इस नॉर्मल z a इंटू बी को, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रू वैल्यूज थी बेटा, उनको यानी वास्तविक वैल्यू थी, उनको आपने किस में तोड़ दिया, एरर में तोड़ दिया। करेक्ट, डेल्टा z बाय z, डेल्टा a बाय a, डेल्टा b बाय b। आप बोलोगे सर ये तो a इंटू बी का है, अगर और कुछ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता तो क्या करते हैं, है ना। तो उसके लिए फिर बेटा हम नोट्स बनाएंगे एक एक करके। तो अभी तो मैंने बस ये बताया कि कभी भी कोई दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको आप क्या कर सकते हो बेटा, उनको आप सीधे डेल्टा z बाय z, डेल्टा a बाय a, डेल्टा b बाय b। अब यहाँ डेल्टा a आपको दे रखा होगा, डेल्टा b आपको दे रखा होगा, a भी आपको दे रखा होगा, और आपको डेल्टा z निकालना पड़ेगा। आप बोले सर एक एग्जाम्पल भी ले लेना छोटा सा, अगर ठीक है, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, एग्जाम्पल से तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल देखो बेटा, L अपने पास क्या है, 2 प्लस माइनस 0.2, B कितना है 1 प्लस माइनस 0.1, मुझे Z चाहिए जो L इंटू बी के बराबर। बोले ठीक। अब देखो Z A इंटू बी जब चाहिए तो कैसे करेंगे, आराम से सुनना। सबसे पहले एक काम करता हूँ बेटा, इसकी दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रू वैल्यू और एक एरर। ठीक, तो जो Z की ट्रू वैल्यू होगी बेटा वो तो डायरेक्टली L इंटू बी, यानी सीधे सीधे कितना 2 इंटू 1 कितना निकल के आ गया, 2 निकल गया। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा जब डेल्टा z चाहिए तो उसकी इक्वेशन तो डेल्टा z बाय z, करेक्ट, थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं बेटा, है ना, यहां लिखते हैं डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, ये लिखेंगे। अब देखो बेटा डेल्टा z तो अपने को निकालना ही था, z आप निकाल चुके हो कितना 2, इक्वल टू डेल्टा a कितना निकाल चुके हो बेटा अपने पास, मतलब डेल्टा l, ये जो a और b है ना बेटा, इसका मतलब असल में है अपने पास l और b, डेल्टा l बाय l, डेल्टा b बाय b। ठीक है, तो डेल्टा l की जगह देखो कितना है अपने पास 0.2 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना था 0.1 डिवाइडेड बाय 1। बेटा आई एम श्योर यहाँ से आप डेल्टा z निकाल सकते हो, अंडरस्टूड। तो ये इस तरीके से काम करता है, क्लियर। तो कभी भी आपको बेटा मल्टीप्लिकेशन जब बोल दे तो ट्रू वैल्यू को तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से निकालो, बिल्कुल बेसिकली जैसे साधारण तौर पे अपन गुणा करते हैं। लेकिन जहां बात होती है बेटा आगे की, यानी कि एरर की, यानी डेल्टा z की, तो फिर इस इक्वेशन को तोड़ के इसमें डेल्टा a, डेल्टा b, डेल्टा l जो भी दे रखा है उसका सबका वैल्यू रखना पड़ेगा, करेक्ट। तो आई एम श्योर आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा बेटा। एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, समझ लो, और उसके बाद आगे बढ़ना बेटा, है ना, क्योंकि अब हम ना इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, करेक्ट। और बेटा प्लीज इसको अच्छे से करके अपनी एनर्जी को वापस लेके आना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो मैं बात करने जा रहा हूं बेटा एरर इन केस ऑफ डिवीजन, ठीक। एरर इन केस ऑफ डिवीजन को देख लेते हैं, है ना, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो मैं बात कर रहा था ना उसको कंटिन्यू करेंगे। ये छोटा सा है, 2 मिनट लगेगा ऐसे। देखो वही वाली कहानी बेटा, ए बी अपने को पहले से पता है, ए बी अपने को पहले से पता है। अपने को क्या चाहिए था, अपने को z चाहिए था। z क्या है बेटा, a बाय बी, ठीक। तो इसके लिए भी बेटा ट्रू वैल्यू के लिए तो यही कहानी रहेगी। जहां तक बेटा इसकी एरर की इक्वेशन की बात है, तो देखो एरर की इक्वेशन कैसे बनेगी। एरर की इक्वेशन ऐसे बनेगी बेटा, डेल्टा z बाय z, ठीक, बराबर डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b।
आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो वापस वही कहानी हो गई। मैंने कहा यस, यानी कि बिल्कुल जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता था, उसमें ट्रू वैल्यू का एडिशन, ट्रू वैल्यू का सब्सट्रैक्शन, लेकिन एरर्स दोनों ऐड होते थे। ऐसे बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ट्रू वैल्यू का तो वही होगा, ए इंटू बी तो ए इंटू बी, ए बाई बी तो ए बाई बी, लेकिन जहां एरर की इक्वेशन आती है बेटा वो एग्जैक्टली सेम आती है। समझ गए बात को? क्योंकि हम बार बार मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं। मैं एरर की बात कर रहा हूं अभी, ध्यान रखना, परसेंटेज चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, करेक्ट? तो जहां तक कि एरर की बात है बेटा, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। बोले ठीक है सर, एग्जाम्पल और ले लें एक। मैंने कहा वापस वही एग्जाम्पल लेते हैं। एल अपने पास 2 ± 0.2, याद हो गया होगा अब तो आपको ये वैल्यूज, ठीक है। बी अपने पास 1 ± 0.1, ठीक है। और आगे की अगर बात करें बेटा, अपने को चाहिए था z = a/b, ठीक है। तो z के लिए a/b मतलब l/b। तो सबसे पहले बेटा किसकी बात करेंगे, ट्रू वैल्यू की। तो देखो ट्रू वैल्यू की अगर बात करते हैं बेटा, तो ट्रू वैल्यू l की जगह 2 और इसकी जगह 1, तो यानी ये z की ट्रू वैल्यू आ गई। जहां तक बेटा डेल्टा z की बात करेंगे, तो डेल्टा z बाई ट्रू वैल्यू कितनी है, 2, इक्वल टू डेल्टा l की जगह 0.2/2 प्लस 0.1/1। समझ गए बेटा? वापस से क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा z निकल के आ जाएगा। जैसे ही z और डेल्टा z दोनों आते हैं, फिर तो आप z प्लस माइनस डेल्टा z लिख सकते हो। क्लियर? तो बेटा इस तरीके से हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं। तो हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, करेक्ट? एरर जुड़ते हैं, एक्चुअल वैल्यू जैसे होती है वैसे होती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू का खेल है वो तो a इंटू बी a/b है, लेकिन एरर की जो इक्वेशन है वो दोनों में क्या है, सेम है। अब इनको यूज करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर लो, समझ लो, जब पूरा अच्छे से समझ आए तो फिर बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है। बस बेटा खत्म होने वाला है चैप्टर, ज्यादा नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो। आई नो थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, राइट, बट इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक करके। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा था बेटा, है ना, अब जितना बता रहा हूं ना वो हर पॉइंट एक सवाल की तरह है, सवाल की तरह, कि जितने पॉसिबल सवाल में बच्चे गलतियां कर सकते हैं या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं वो लेके आ रहा हूं, तो ढंग से समझना। सबसे पहले बेटा मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि अगर कभी z बराबर a² होता, राइट, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a इंटू a लिखते हैं। और जब इसकी इक्वेशन निकालते बेटा, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलती, डेल्टा z बाय z डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a। तो इसको इफेक्टिवली देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 डेल्टा a बाय a, 2 डेल्टा a बाय a। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि अगर स्क्वायर की जगह 3 होता तो यहाँ 3 आ जाता। मतलब ये पॉइंट निकल करके आ गया कि अगर z मेरे पास a⁴n होता तो मैं सीधे सीधे क्या लिखता, डेल्टा z बाय z, n आगे आ गया डेल्टा a बाय a। समझे बात को? और बेटा बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, और आगे चलें, अगर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना चाहें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि इसका मतलब तो अगर z a⁴n और b⁴m होता तो ये बन जाता बेटा डेल्टा z बाय z इज n डेल्टा a बाय a प्लस m डेल्टा b बाय b। मतलब n a के आ जाएगा, m b के आगे आ जाएगा, तो जो भी पावर है वो आगे निकल करके आ जाएगी। बोले ठीक है सर, इसका मतलब तो हम इसे और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करो कॉम्प्लेक्स, कौन रोक रहा है। देखो हम लिखते हैं z a⁴n b⁴m c⁴p। ये क्या हो गया, ठीक समझ गया मैं क्या करना था, पेन पे क्लिक करना है बस एक बार, c⁴p, ठीक है, ऐसा कुछ। और अब बोले कि इसको तोड़ो, डिनोमिनेटर में भी कुछ दे दिया। अरे भाई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इक्वेशन में तो कोई फर्क ही नहीं है, यानी यहां पर भी क्या निकल के आ जाएगा बेटा, डेल्टा z बाय z इक्वल टू, ये n आगे आएगा तो n डेल्टा a बाई प्लस m डेल्टा b बाई b प्लस p डेल्टा c बाई c।
यानी कि बेटा आपके पास न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, करेक्ट, जब कभी भी आपके पास पावर्स होती हैं तो आप उन पावर्स को, पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैग्नीट्यूड नंबर लिखना है। अगर यहाँ -3 भी होता ना तो मैं 3 लिखता, करेक्ट। तो जो कुछ भी पावर्स हो, मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, परेशान मत हो, तो ये जो भी पावर होती है आगे आ जाती है और एरर की इक्वेशन में ब्रेक कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो आराम से एक बार ये 4 पॉइंट कॉपी करो, फिर मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं, वहां एक एग्जांपल लेता हूं नंबर की फॉर्म में, वो समझाता हूं, फिर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है? तो आप वीडियो पॉज करो बेटा, कॉपी करो और तब आगे बढ़ना, ठीक है? मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। देखो इसका एक एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं, या अगला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। अगर ऐसा होता कि z = a² b-3 डिवाइडेड बाय c4 d-5, देखो दोनों में प्लस माइनस ले लिए, तो इसकी जब इक्वेशन तोड़ता बेटा मैं, तो इक्वेशन में लिखता डेल्टा z/z इक्वल टू, सबसे पहले 2 डेल्टा a/+3 डेल्टा b/b, यानी ये माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा नीचे, और बेटा ऊपर हो या नीचे आगे आ जाती है ना पावर, तो वैसे भी नंबर के साथ प्लस ही आता है हर जगह, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहे हैं। +3 डेल्टा b/b प्लस यहां देखोगे तो ये 4 डेल्टा c/c, और यहां पे आ जाएगा बेटा +5 डेल्टा d/d। समझे बेटा? तो चाहे पावर्स पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ऊपर हो, नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बात कर रहे हैं बेटा एरर की इक्वेशन की। एरर देखो, चेंज नहीं बोल रहे, एरर, तो यानी कि एरर के केस के अंदर बेटा हमेशा ही क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इस एग्जाम्पल को एक बार कॉपी कर लो, ठीक है? फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक? तो इसे कॉपी करो और मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। ठीक, अगला पॉइंट देखो बेटा, काफी काम का है ना, काफी काम का है। देखो हमने कहा बेटा अभी तक हम परसेंटेज एरर की बात कर रहे थे, वहां तक की कहानी समझ आ गई। अब इसमें जनरली बच्चे गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं, जो मिस्टेक्स हो सकती हैं वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है, आपसे बोला गया t = लेट से 2π, रूट के अंदर l/g दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोल दिया कि भाई L के अंदर भी एरर दे दिया कुछ, ठीक, G के अंदर भी कुछ एरर दे दिया, और आपको बोला T का एरर निकालो। मैं वैल्यू देख के बताता हूं, ऐसे नहीं बोल रहा। जैसे कि मान लो L के बारे में बोलेगा कि भाई L = 2 ± 0.2, हमने कहा ठीक है भाई। इसके अलावा बोला जो G है उसके अंदर 1% एरर आ गया, ठीक है, और बोला भाई T में परसेंटेज जो एरर है वो निकालो। ये क्वेश्चन की तरह आ गया। हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसको कैसे करेंगे बेटा। हमने कहा कि भाई ये t है ना, सबसे पहले इसको इक्वेशन में तोड़ो। इक्वेशन में जब तोड़ोगे तो डेल्टा t/t इक्वल टू, ये 2π तो नंबर है, कांस्टेंट है, इसमें तो एरर होगा नहीं, लिखना ही नहीं है, ये बच गया बेटा। ये जो l/g रूट था बेटा, क्या इसका मतलब इफेक्टिवली, मैं एक काम करता हूँ यहीं लिख के देता हूँ आपको, इफेक्टिवली क्या ये बन जाएगा 2π L⁻⁴ / G⁻⁴ 1/2, ठीक। यानी कि यहां से अगर देखेंगे बेटा तो ये देखो 1/2 आ जाएगा आगे, और ये बनेगा डेल्टा L/L, ठीक है, 1/2 आगे, और बेटा ये क्या बनेगा डेल्टा L/L, प्लस यहां भी बेटा 1/2 आगे, और ये क्या बनेगा डेल्टा G/G। समझ गए बात को? यानी दोनों का हाफ हाफ आगे आ गया। बोले ठीक है सर। इसके बाद बेटा और आगे चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई हमें परसेंटेज चाहिए था और परसेंटेज दे भी रखा है एक का। तो भाई फिर एक काम करते हैं ना, इक्वल टू हटाते हैं और दोनों तरफ बेटा क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 100 से। देखो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये क्या है, ये परसेंटेज एरर इन t ही तो है। बोले बिल्कुल करेक्ट, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 100 × डेल्टा t/t परसेंटेज एरर इन t। ये जो लिखा है बेटा 1/2 डेल्टा L/L गुणा 100 लिख देते हैं, और ये जो लिखा है इसे 1/2 डेल्टा G/G गुणा 100 लिख देते हैं। बेटा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो डेल्टा G/G × 100 क्या है,
बेटा परसेंटेज एरर जी में दे रखा है, तो परसेंटेज एरर जी में कितना है 1%, डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा ठीक। इसके अलावा डेल्टा एल और एल, देखो ये रहा डेल्टा एल, मतलब ये रहा डेल्टा एल और ये रहा एल, ये दोनों भी दिए हुए हैं, ये भी लिख सकते हैं। यानी इफेक्टिवली अगर देखेंगे बेटा तो इफेक्टिवली देखो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 1/2 डेल्टा एल की जगह 0.2/2 इंटू 100 प्लस ये आ जाएगा बेटा 1/2 इंटू कितना 1। अब बेटा ध्यान से देखोगे तो 1/2 इंटू 1, अब ये सॉल्व कर सकते हो बेसिकली, तो सॉल्व करते ही तुम्हें क्या आ जाएगा बेटा परसेंटेज एरर इन टी आ जाएगा, करेक्ट। तो जब कभी भी आपको बेटा एरर्स निकालना होता है तो आपको डेटा अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। आपको हो सकता है प्लस माइनस करके दे दे, हो सकता है परसेंटेज एरर दे दे। आप सबसे पहले इक्वेशन को बेटा तोड़ लो, किसमें एरर की इक्वेशन बना दो, है ना, डेल्टा टी बाई टी बराबर 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी। एक बार एरर की इक्वेशन बन गई, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा जैसे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 था, तो ये तो परसेंटेज एरर इन जी था, पूरा 1% लिख दिया। यहां परसेंटेज एरर नहीं दे रखा था डेल्टा एल में, लेंथ में, लेकिन यहां 2 + -0.2 दे रखा था, और हमें पता है कि बेटा 0.2 का मतलब है डेल्टा एल और इसका मतलब कितना है एल। तो हमने क्या किया, यहां पे डेल्टा एल और एल की वैल्यू डाल दी, और बेटा ये जो था 100 इंटू डेल्टा टी बाई टी, यही तो निकालना था परसेंटेज एरर इन टी। अंडरस्टूड माई पॉइंट। यानी कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा, आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हो किसी फिजिकल क्वांटिटी की। यहां पर ज्यादातर बच्चे सही करते हैं, गलती बताता हूं कहां पे करते हैं। तो आप एक बार इसको कॉपी करो, अच्छे से समझो, इसको नोट डाउन कर लो, और उसके बाद मेरी बात सुनना आगे, है ना, कि क्या मिस्टेक होती है उसको देखते हैं जरा सा। तो एक बार आप इसे कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो बेटा गलती क्या होती है ना, गलती ये होती है कि टी, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, सेम एग्जांपल 2π√L/g ऐसा कुछ। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, जो L की बात थी, L के अंदर मुझे दे रखा है 0.2 या 0.2 क्या, सीधे लिखते हैं L में कितना देखा है 1% दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बात टाइम पीरियड में कितना परसेंटेज एरर दी है 2%, और मुझे क्या पूछ लिया, मुझे G में परसेंटेज एरर पूछ लिया। यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और ये पूछ लिया। और इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेम इक्वेशन बना देते हैं, सेम इक्वेशन यहां पे लिखते हैं डेल्टा टी बाई टी, 2π का कोई मतलब नहीं है, 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी। बट यही गलती हो जाती है बेटा, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। आपको एक बात समझनी पड़ेगी बेटा कि जिसके अंदर आपको एरर निकालना है वो एक तरफ और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज एक तरफ, पहले ये करना है। यहां से भी अगर स्क्वायरिंग कर दोगे तो जी बन जाएगा 4π²L/t², समझे। इसमें चाहिए था एरर, तो इसको एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ। अब क्या करोगे, अब लिखोगे डेल्टा जी बाई जी बराबर 4πr², तो ऐसे ही कांस्टेंट है, नियत है, ये बन जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस ये बन जाएगा t² का 2 डेल्टा टी बाई टी। मैं परसेंटेज एरर की बात कर रहा हूं, बार बार ध्यान रखना। यानी कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अब इस इक्वेशन को आप इस्तेमाल करो, इसमें पहले की तरह वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। बस गलती बच्चा क्या करता है, इसी को इक्वेशन में तोड़ देता है और फिर वैल्यू रखता है, फिर प्लस माइनस की गलतियां कर देता है। तो आप हमेशा क्या किया करो बेटा, जिसमें एरर पूछे, जिस फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि में एरर पूछा जाए उसे एक तरफ रखना है, बाकी सब कुछ एक तरफ रखना है और फिर इक्वेशन में तोड़ना है। तो पहले मैंने जी एक तरफ लाया, फिर इक्वेशन में तोड़ा, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा बेटा। आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर बेटा, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, करेक्ट। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि हमेशा जिसमें एरर निकालना है उसे एक साइड, बाकी सब एक साइड, और तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी ये बनेगा भी सवाल आपसे, ठीक है। तो आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा आपको बेटा। अगर ये समझ आता है तो वेल एंड गुड, देन यू कैन पॉज द वीडियो, है ना, इसको कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो एक बार, और ही कॉपी में लिख लो, और उसके बाद आगे बढ़ना बेटा, है ना, उसके बाद आगे बढ़ना। मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, एक और पॉइंट पे जहां पे गलती होती है, ठीक, अच्छे समझना। तो मैं अब और जिस पॉइंट की बात करने जा रहा हूं बेटा, वो पॉइंट है ना, आराम से सुनना, वो पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 के नाम से लिखते हैं बेटा, है ना। एक होता है बेटा, आपको बोला जाता है कि मान लो किसी बॉडी का मास 10 kg है, 10 kg।
इसमें परसेंटेज एरर निकालो। इसमें क्या निकालो बेटा? परसेंटेज एरर। अब यहां पे आके फंस जाता है बच्चा, बोलता सर 10 kg में परसेंटेज एरर निकालो, इसमें तो कुछ प्लस माइनस दिया नहीं है, कोई एरर दिया नहीं है, फिर कैसे निकालूंगा? बेटा यहां पे कहानी आ जाती है आपके पास लीस्ट काउंट की। किसकी कहानी आती है बेटा? लीस्ट काउंट की। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे कहानी आती है, अच्छे समझना। एक चीज होती है बेटा जिसे कहा जाता है लीस्ट काउंट। आप बोलोगे सर क्या होता है? देखो बेटा, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। किसी उपकरण द्वारा बेटा इस्तेमाल करके कम से कम न्यूनतम जो वैल्यू या मान आप निकाल सकते हो, है ना, उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। जैसे आपने बेटा 15 सेंटीमीटर वाला स्केल देखो जो आप स्कूलों में इस्तेमाल करते थे, तो जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, करेक्ट, उस 15 सेंटीमीटर में बेटा 1 सेंटीमीटर में छोटे छोटे 10 डिवीजन और होते हैं, यानी 1 मिलीमीटर। आप इससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, इसलिए 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर हो जाता है। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। अब सवाल उठता है कि निकालें कैसे, है ना, कैसे निकालें? तो देखो कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी ज्यादा ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बोला गया भाई 10 का लीस्ट काउंट बताओ। सबसे पहले 10 का एक भी डेसिमल प्लेस नहीं दिख रहा, 1। जब भी कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो 1। कोई बोलता है अच्छा इसका मतलब 100 में भी डेसिमल नहीं है तो एक ही होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। कोई बोलता है अच्छा 1099 में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, इसका कितना होना चाहिए? 1। क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी डेसिमल प्लेस नहीं है तो लीस्ट काउंट 1 आएगा। बोले ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। बहुत बढ़िया बेटा। आपसे बोला गया 20.0 तो लीस्ट काउंट हो गया 0.1। आपसे बोला गया 199.8 तो भी लीस्ट काउंट 0.1। यानी आगे क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, एक डेसिमल प्लेस मतलब 0.1। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया समझ आ रहा है। उनका वेरी गुड बेटा। अगर कोई बोलता है मेरे पास 2002.20 है, 0.01, इस तरीके से बेटा अपन कर सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट? तो बेटा इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपन हर तरह का, है ना, लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट, आई एम श्योर आपको ये बात समझ आ गई होगी। और बेटा ये जो लीस्ट काउंट निकालते हैं ना, इसी को यहाँ पे एरर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बोले कैसे? मैं समझाता हूँ कैसे। ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं बेटा, जब कुछ भी ना दे रखा हो, कुछ भी ना दे रखा हो तो परसेंटेज एरर, और ज्यादातर जो क्वेश्चन बेटा जेईई या नीट में पूछे गए ना वो इसी पे पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कुछ भी ना दे रखा हो तो आप सीधे सीधे क्या लिख दोगे भाई, 10 के केस में बेटा लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। यानी कि यहां से बेटा हम क्या निकल के लाएंगे कि भाई लीस्ट काउंट कितना है अपने पास, लीस्ट काउंट 10, अभी अभी बताया था 10 का लीस्ट काउंट कितना है, 1। ठीक, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितनी है, 10, इनटू कितना कर देंगे, 100। आंसर क्या निकल के आएगा, 10%। समझे बात को? इसी मास 10 kg को अगर मैं 100 kg कर दूं, 100 kg, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि अगर मैं 100 kg के अंदर परसेंटेज एरर पूछता तो कितना आता। तो यू पुट दी आंसर इन दी कमेंट बॉक्स, तो मुझे भी समझ आ जाएगा कि आप सीरियसली साथ साथ कुछ सॉल्व करके क्लास की तरह इसको अटेंड करते हो कि नहीं करते हो। करेक्ट? और बेटा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, राइट? तो यू विल कीप ऑन गेटिंग गुड वीडियो लेक्चर्स। आई नो आवर वीडियो लेक्चर्स आर गुड। ठीक है, तुम्हें मजा आता है पढ़ के। ठीक है, मजा तो नहीं पता आता है कि नहीं आता, मैं समझ तो आता होगा। ठीक है, तो कुल मिला के लाइक द वीडियो, राइट, एंड आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए बेटा, है ना? तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं तो लग रहा है किसको पढ़ा रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो आई एम श्योर ये पॉइंट आपके लिए बहुत काम का है बेटा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। करेक्ट? तो इसे कॉपी कर लो, समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो और अच्छे से घोट के पी जाओ। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं अगले पॉइंट में कि इस तरह के और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट, कॉपी करो, मैं आगे बढ़ने चाह रहा हूं बेटा। ओके, इसके बाद देखो बेटा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं बताता हूं आपको। इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस बहुत बेसिक से, और वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के। आपसे बोला जाता है कि भाई हमारे पास ना एक वो है, एक वो क्या बेटा, वो क्यों कहते हैं हम, समझ नहीं पा रहे हो तुम?
दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा बिल्कुल भी। अरे वही होती है ना जो घड़ी में टाइम, मतलब घड़ी क्या बोलते हैं जिसको अपन क्या करते हैं, समय कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, टाइम मेजर करने के लिए काम आता है। क्या कहते हैं उसको, ऐसे बटन दबा के छोड़ देते हैं। नहीं समझ आया? मुझे याद आ गया, इसे कहते हैं बेटा स्टॉप वॉच। ठीक है, तो स्टॉप वॉच के क्वेश्चन बेटा कई बार आते हैं और बच्चों को फंसा देते हैं, तो ध्यान से सुनना। स्टॉप वॉच में दिक्कत क्या है बेटा, स्टॉप वॉच एक घड़ी जैसी होती है, गोल घड़ी होती है, ऊपर बटन होता है। आपके पीटीआई जो टीचर होते हैं ना, जो अच्छे से आपकी पिटाई करते हैं अगर करते हैं तो उनके पास होता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे बटन दबाते हैं, फिर टाइम देखते रहते, फिर वो बटन छोड़ देते हैं। तो एक बार बटन दबा के छोड़ने पे जो ऑपरेशनल बेटा एरर्स आता है ना, उसी की वजह से इसमें एरर क्रिएट होता है, बटन दबाने की वजह से। तो आपको जब भी स्टॉप वॉच पे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बेटा स्ट्रेट अवे क्या बता देगा, लीस्ट काउंट बता देगा, लीस्ट काउंट। ठीक है, और लीस्ट काउंट बताने के बाद आपसे बोलेगा परसेंटेज एरर बताओ, करेक्ट। तो आप सीधे सीधे लिखोगे लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इनटू कितना, 100। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कंफ्यूज करने के लिए आपको बोलेगा कि भाई 100 सेकंड का टाइम मेजर किया और इसमें 50 ऑसिलेशंस हो गए, 50 ऑसिलेशंस, यहीं पे गड़बड़ कर देगा। ये ऑसिलेशन का कोई काम ही नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए। आपको पकड़ना है बेटा 100 सेकंड। समझ गए बात को? तो लीस्ट काउंट बाय टोटल टाइम इनटू 100 करना, आपका आंसर बेटा कभी भी स्टॉप वॉच का गलत नहीं होगा। आई एम श्योर आपको ये बात समझ आ गई होगी बेटा। तो इस तरह के जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो काफी सारी चीजें निकल करके आएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, करेक्ट। तो इन्हें अच्छे से कर लो, समझ लो, कॉपी कर लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जहां डाउट आए, लगे कोई और काम की चीज है तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल ट्राई टू आंसर, है ना। मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर दूंगा, राइट। सो विद दिस बेटा मैं इस पार्ट को यहीं पे रोकूंगा, करेक्ट। और मैं अगला एक और पार्ट लेके आऊंगा इसमें, जिसमें मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इन 3 चीजों की बात करूंगा। छोटा सा पार्ट लेके आऊंगा बट वो भी काम करेगा, ठीक है। सो अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं रैप अप करते हैं एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट विद द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसपे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, जिस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। सो यू स्टे कनेक्टेड एंड विल मीट यू अगेन। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड इफ यू थिंक द वीडियो वाज रियली गुड और आपके लिए फायदेमंद रहा, आपको कुछ सीखने को मिला, देन बेटा डू स्प्रेड इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब द चैनल और बेटा इसे फैलाओ अपने दोस्तों तक, उनको भी पढ़ने दो ना, फायदा होगा उनको, तुम्हारा क्या जाएगा, अच्छा पढ़ने को मिलेगा, है ना। हाँ, तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो विद दिस आई रैप अप द लेक्चर, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।